ध्यान रखना है। और जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें जल्दी पच जाती हैं, बजाय जो लोग कम शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत भले ही ज्यादा करते हैं, तो उनको भी इस चीज की डाइट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मैं बड़ा उससे पूछता हूँ कि किस एरिया में रहते हो, क्या करते हो, इस तरीके से, फिर उसको उसी हिसाब से मैं गाइड करता हूँ। जय श्री राम जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 2-3 बातें मुझे पूछनी है। बहुत सारे लोग ऐसे उनके टेलीफोन आते हैं कि डॉक्टर साहब घुटने बेकार हो गए बिल्कुल और ऑपरेशन करा लें, तो उनको कैसे समझाएं कि ऑपरेशन कराने से ठीक नहीं होने वाला। और दूसरे जिनके ऑपरेशन हो गए हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए और कुछ लोग ऐसे हैं अब भी परेशान है। अच्छे हम तो घुटने का ऑपरेशन करा लिए, इससे तो ना कराते हो अच्छे। ये 2 स्थिति है बड़ी विचित्र सी, इनके बारे में कुछ बताएं। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं कि एक जो हम सिकाई करते हैं, कब हमें ठंडी सिकाई करनी चाहिए और कब हमें गर्म सिकाई करनी चाहिए, अगर हमें दर्द है तो कब। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब हमें सोते हुए पैर को सीधा करते हैं तो क्रैम्प आ जाते हैं कई बार, तो किस वजह से आते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ओम सभी को ओम। महिला पतंजलि योग समिति द्वारा ऑनलाइन फ्री योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर मनोज जसावत जी का है, जिनका विषय रहेगा घुटने और कमर में जो दर्द है उसको हम थेरेपी के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। अनिल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर मनोज जी का विस्तृत जानकारी हम सबको दें, उनका परिचय कराएं हमसे। जी धन्यवाद। जी ओम, धन्यवाद मनोज जी। आप जुड़ गए हैं और पहले भी आप कई बार इस कक्षा से जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका इतना रुचि लेने के लिए और समय देने के लिए। आज हम लोग जब इसकी बात करते हैं कमर के दर्द की, घुटनों के दर्द की, पिछले सप्ताह भी इसके बारे में बात हुई थी, तो ये ज्यादातर ध्यान में आता है कि इसमें मेडिसिन ज्यादा बड़ी ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें थेरेपी ज्यादा बड़ी ट्रीटमेंट है। तो बहुत समय से हम लोगों की इच्छा ये थी कि इसके बारे में तो जान रहे हैं, परंतु हम ये भी जानना चाहते थे कि हम रेगुलर थेरेपी कर एक्यूपंक्चर कर कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब मनोज जी का बायोडाटा पढ़ा, प्रोफाइल पढ़ा, तो हम लोगों को लगा कि हम जिनकी तलाश कर रहे थे ये समूह काफी दिन से, वो डॉक्टर मनोज जी हमारे साथ हैं। अभी आप HOD हैं GR हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में इन्हीं विषयों के, और जिनकी मैंने बात की है थेरेपी, फिजियोथेरेपी के, एक्यूपंक्चर के, एक्यूपंक्चर और न्यूरोपेन रिलीफ के आप इसके HOD हैं, प्रमुख हैं मतलब उस विभाग में। और जब आपका बायोडाटा पढ़ते हैं तो हम शरीर के जो थेरेपी है वो थेरेपी, फिजियोथेरेपी की जब हम बात करते हैं तो वो कोई एक फ्लूक नहीं, मतलब कि कहाँ से कर लें क्या कर लें, तो उनका हम देखते हैं कि शरीर के अलग अलग अंगों के वो सर्टिफाइड जो है प्रैक्टिशनर, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो नीडलिंग हो, चाहे विस्करल हो, चाहे कपिंग और टैपिंग टेक्निक हो, तो काफी इस विषय में उनका ज्ञान है। आप कई अस्पतालों में पहले भी काम कर चुके हैं और कई प्रमुख संस्थाओं के, जिसमें सक्षम संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही योग्य, बहुत ही अनुभवी, और हमारे जिस चीज की हमारी अपेक्षा है ऐसे डॉक्टर मनोज जी हमारे बीच में है। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग एक तो सबसे पहले अपना वीडियोज ऑन करें और उसको ऑन करे रखें, मतलब उसको ये नहीं कि अभी खोला थोड़ी देर के लिए और फिर उसको बंद कर दिया, जिससे कि हमारा इंटरेक्शन होगा। हम देखेंगे कई बार तो क्वेश्चन भी हम वीडियो बंद करके करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। और दूसरा, कॉपी पेन अपने पास रख लें या मोबाइल से अगर लेते हैं तो वो उसमें लिख लें जो जो बिंदु बताते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो कई बार पता चलता है कि
हम शायद जितने ध्यान से सुनना चाहिए था उतने ध्यान से नहीं सुन पाए। तो मैं अनुरोध करूंगा, अभी भी वीडियोस काफी लोगों के बंद दिखाई दे रहे हैं, तो वीडियोस सब लोग खोलें। और आपका जो डॉक्टर मनोज जी जो हमारे बीच में इतने प्रमुख विषय जिसकी हम सब लोगों को तलाश रहती है, उसमें आप एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एचओडी हैं, तो मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा दीपशिखा मैम को, मेरी छोटी बहन जैसी हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया है, और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ूं। और सच बता रहा हूँ, आपके साथ जुड़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। आप लोग इतने अच्छे एक प्लेटफॉर्म पर सभी लोग मिलकर के इतना अच्छा योगा करते हैं। मैं पहले भी 2 क्लासेज ले चुका हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मतलब प्रिय विषय है, और क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस वजह से मैं भी सुबह सुबह योगा वगैरह करता हूँ, शाखा जाता हूँ। अनिल सर तो जानते ही हैं शाखा के बारे में, आप जुड़े हुए हैं। तो जो आज का विषय है उसमें घुटनों का दर्द, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या घुटनों का दर्द और कमर दर्द है। जैसे हमारे क्लिनिक में भी जो भी पेशेंट आते हैं, तो उनमें ज्यादातर घुटने दर्द के होंगे, कमर दर्द के होंगे, गर्दन दर्द के होंगे। जिसमें ग्राफ जो जाता है वो कमर दर्द और घुटने दर्द का ज्यादा जाता है। और घुटने का दर्द है वो बड़ा एक तरह से कहें जिद्दी पेन है, जिसको कि ठीक करने में मुझे भी बड़ा कसरत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, ज्यादा सोचना पड़ता है। जैसा कि आज का विषय कि घुटनों के दर्द का कारण और निवारण और उसका बचाव। पहले मैं थोड़ा घुटने के बारे में जानकारी दे दूं, जिसमें दीपशिखा मैम है वो मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी पिक्चर दिखाने में। जीवन जी को ठीक तो है, हमारा घुटना, उसमें 3 हड्डियां। घुटना है हमारा, वो पहले भी मैंने देखे हैं कि आपके यहाँ पर कई लेक्चर भी हुए इस पर, तो ज्यादा एकेडमिक पार्ट में जाना नहीं चाह रहा हूँ मैं, तो सीधा कुछ नहीं है, हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसमें करने की जरूरत नहीं है कि अब सुनते घुटना साहब ये बहुत सारी बोन है या ये इतनी सारी मांसपेशी है, बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। कुछ नहीं है, बस 3 हड्डियां हैं। जैसा कि ये ऊपर एक हड्डी दिख रही है फीमर, उसके नीचे टिबिया है, और इसके बीच में एक लाइन आ रही है ब्लैक ब्लैक जो बीच में दिख रही है, ये इसका गैप होता है, जो कि एक नॉर्मल गैप होना चाहिए। तो कई बार मरीज आते हैं तो सीधे आके यही बोलेंगे कि साहब मेरे घुटने में गैप हो गया है डॉक्टर साहब, तो ये नहीं बताते हैं कि ये बीमारी ये परेशानी है मुझे इस तरह, तो कहीं गैप हो गया है। तो बड़ा कॉमन है ये गैप सुनना आजकल। ये जो घुटना है, हम कार्टिलेज होती है इसके बीच में, जो ये गैप है इस जगह पर, जो घुटने का जो एंड पार्ट है, कार्टिलेज कुछ नहीं है, बस एक जॉइंट में जो हमारी हड्डियां होती हैं, उसमें जो जॉइंट हड्डियों से मिलकर ही जो जॉइंट बना होता है, उसका उससे एंड पार्ट है, उसे वो कार्टिलेज है हमारी। जैसे इसमें जो ऊपर की हड्डी दिख रही है तो, और एक नीचे की हड्डी दिख रही है, तो इनकी जो मार्जिन है, जो गैप के जो बीच में, जो गैप से जो पहले जो मार्जिन बनी हुई है, एंड पार्ट है बोन का, बस वही कार्टिलेज। ये सॉफ्ट होती है काफी,
सॉफ्ट इसलिए भी होती है कि यहाँ पर इसमें अंदर ये फ्लूइड भी बनाती है, अपने अंदर नेचुरल फ्लूइड बनाती है। जैसे हम कहते हैं कि अब ग्रीस कम हो गया हमारे घुटने का, या हमारे घुटने का पानी कम हो गया है, इसमें से फ्लूइड कम हो गया, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। तो ये नेचुरली अपने आप को लुब्रिकेंट रखती है और अपने आप घुटना चलता रहता है। जैसे ये हड्डी है तो ये चलती रहती है, इसके ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और जैसे ही हम चलते हैं तो एक स्थिर रहती है, एक चल रही होती है। इस तरह से ये अपना काम करता है। जैसे कोई भी मशीन है जो काम करते करते, चाहे हम उसकी कितनी भी अच्छी सर्विस कराएं, चाहे कितने भी अच्छी तरीके से उसका रखरखाव करें, उसमें कुछ ना कुछ कमी आई जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ये जो मांसपेशियों से बना हुआ, हड्डियों से बना हुआ पूरा शरीर है, इसमें मेन हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं और एक नर्व्स होती है। नर्व्स ब्रेन से काम करती हैं, अपना मांसपेशियों को संदेश देती हैं। वैसा ही फिर हमारी जो भी मांसपेशियां वैसे ही काम करती हैं। जो हम चाहे बोल रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे कुछ भी, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी काम है, वो ब्रेन से संबंधित ही है। बिना ब्रेन के हम कुछ नहीं करते। ये जो पिक्चर है ये साइड से है, इसमें आगे जो पटेला दिख रहा है और ये ऊपर की हड्डी है, नीचे ये नॉर्मल जॉइंट की बात कर रहे हैं। इसी जॉइंट में नेक्स्ट पिक्चर, दूसरी पिक्चर को लगा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी समझा दूं। मेरे पास अभी ना प्रोजेक्टर नहीं है, स्लाइड नहीं है, तो दीपिका मैम उसको हेल्प कर रही है मेरी। ये इससे लिगामेंट और मसल्स से ये बना हुआ जॉइंट होता है। तो ये जो कटोरी जो है ये बीच में दिख रही है, इसके ऊपर एक टेंडन दिख रहा है, उसके एक नीचे जॉइंट पे टेंडन दिख रहा है। टेंडन भी मैं बता दूं, टेंडन भी कुछ नहीं होता है। जो हमारी मांसपेशी होती है वो हड्डी से जहाँ जुड़ी होती है और जहाँ से ओरिजिन ले रही होती है, जहाँ से निकल रही है, जहाँ पे जुड़ी है, तो ओरिजिन और इंसर है, ठीक है। तो वो जो पार्ट होते हैं जो हड्डी से जुड़े हुए होते हैं उनको टेंडन बोलते हैं। वो थोड़ा मसल से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, थोड़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है, बस वो टेंडन है। बाकी इसमें बीच में गद्दी जैसी दिख रही है। अब यही जो गद्दी है, जैसे हमारा काम करते करते मांसपेशियों में कभी टाइटपन आ जाता है। जिस तरह हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब हो जाता है, लेग आ जाती है पहिए में, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी प्रत्येक मांसपेशी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम इतना सारा अपने आप को ओवरलोड रखते हैं। हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो जितनी चीजें अपने ऊपर जैसे झेल सकता है उतनी वो झेलता है। जैसे मैंने आज बहुत ज्यादा पैदल चला, या मैं कहीं बैठा रहा बहुत देर तक, या आज कहीं खान पान में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, किसी विटामिन की कमी रह गई, तो ब्रेन को कुछ ऐसा लगता है, तो वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं जैसे जिस पार्ट में ज्यादा लोड है, जैसे कभी हम सो जाते हैं, सुबह जगह देखा कि हमारी गर्दन टेढ़ी मिली हमें। कभी हम जैसे जगते हैं या कहीं बैठे होते हैं, अचानक हमने कोई नीचे झुके कुछ वजन उठाया तो मालूम पड़ा कि कमर में एक झटका लगा, कट से आवाज हुई, हमें ऐसे के ऐसे रह गए। तो वो पोस्चरल प्रॉब्लम हमें आने लगती है। ये ब्रेन से होता है सारा कुछ, हमारे ओवरलोड होने के कारण ब्रेन से होता है। ये सारी चीजें ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। तो मांसपेशी में कहीं ना कहीं क्रैम्प आते हैं। जैसे हमारी एक काफ मसल्स होती है जिन्हें हम पिंडली बोलते हैं, पिंडली, तो उसकी नस अक्सर सबकी चढ़ती है, ये बोलते हैं नस चढ़ गई, नस चढ़ गई। तो होता क्या है वो नस चढ़ना कि वहां पे जो मसल्स है उनमें क्रैम्प आ जाता है अपने आप, क्योंकि काफ मसल्स हम चले बैठे या कोई भी काम कर रहे हैं, हम टहल रहे हैं,
तो सबसे ज्यादा लोड काफ मसल्स पे ही होता है नीचे, तो वो थक जाती है मसल। थकने के कारण उसमें कुछ ना कुछ अपनी क्रियाएं होने लगती हैं, तो वो हम उसको कहते हैं कि हम नस चढ़ गई पैर की, क्रैम्प आ गया हमारे पैर में। तो इस तरह की प्रॉब्लम पूरे शरीर में कहीं भी होती है, चाहे वो गर्दन में हो, चाहे वो अपने चेस्ट में हो, चाहे वो पेट में हो, चाहे वो लिम्स में, अपर लिम्स में हो, हाथों में, पैरों में, कहीं भी आ जाती है, कमर में, किसी भी मसल में आ सकती है। तो जिस मसल में प्रॉब्लम आती है वहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर गर्दन को ऐसे करके रखूंगा, तो ये वाली मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इधर की मसल से वो खिंच रही है, ये खिंच रही है। अगर ये पोस्चर बहुत दिनों तक लगातार, अगर मैं योगा नहीं कर रहा हूँ या मेरी मांसपेशियों में इतनी ताकत नहीं है और मैं कुछ दिन ऐसे ही पोस्चर को करते रहूं, तो ये प्रॉब्लम देने लगेगी। ये मसल से इसका खिंचाव होना बंद हो जाएगा, इधर जाना कम हो जाएगा, और ये मसल से वो लेंथनिंग होती रहेगी इसकी, और इसका भी जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बजाय वो इधर पूरा जाने के ऐसे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो परेशानी यहाँ से शुरू हो जाती है। इस चीज पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, कभी भी किसी का भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम देती नहीं है ज्यादा, तो बस थोड़ी सी रेंज ही तो कम हुई है। तो हम दिन में अगर हम रेगुलर व्यायाम करते हैं या योगा करते हैं डेली, ऐसे ऐसे करके देखेंगे, तभी इसमें हमें पता पड़ेगी कि साहब मेरी ये गर्दन नहीं जा रही है। हम गाड़ी वगैरह जैसे प्रैक्टिकली चलाते हैं तो बैक करते हैं गाड़ी, तो हम पीछे ऐसे करके गर्दन को घुमा के देखेंगे, तब पता पड़ेगी गर्दन मेरी नहीं घूम रही, बाकी पता ही नहीं पड़ती है कभी। ऐसे ही घुटनों के साथ होता है। अब क्योंकि घुटना हमारा आज का विषय है, तो अब मैं घुटने पे ही सीधा आ रहा हूँ। घुटना हमारा ऐसे ही करता है, तो घुटने के साथ में जो मांसपेशी जुड़ी हुई है, घुटने में आगे की तरफ, घुटने को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, आगे की तरफ की मांसपेशियां, पीछे की तरफ की मांसपेशियां, और अंदर की साइड की और बाहर की साइड। इस तरह हमने अपने आप घुटने को हमने डिवाइड कर रखा है। अब घुटने की मांसपेशियों में प्रॉब्लम आने लगती है कहीं ना कहीं, ज्यादा खड़े होने से, ज्यादा बैठने से, या ज्यादा चलने से, या कोई ऐसी गलत एक्सरसाइज करने से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ आती है वो एक्सरसाइज भी है। जैसे हम योगा में तुरंत हम बैठे और तुरंत हमने योगा शुरू कर दिया। कई बार क्या होता है कि हमें योगा कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, ये भी हम पर आना चाहिए। पहले शुरू में जैसे आप लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कराते हैं, फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग वगैरह, फिर उसका अंत भी अपने तरीके से, तो ये एक सीक्वेंस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग सीधे गए और एक्सरसाइज करी, थोड़ी सी वार्म अप नहीं किया, हमने सीधा सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया या कोई स्ट्रेचिंग शुरू कर दी, तो वो हमें प्रॉब्लम देगी ही देगी। मसल्स को स्ट्रेच करेंगे तो पहले वार्म अप होना चाहिए उसका प्रॉपर, तो इन चीजों का हम ध्यान रखते नहीं। अब जैसे ये ऊपर एक जॉइंट दिख रहा है, इसमें बीच में जो गैप दिख रहा है, नीली नीली एक लंबी लाइन आ रही है इधर, इसमें ये ब्लैक ब्लैक स्पेस दिख रहा है, ये इसमें फ्लूइड होता है। इतना गैप हमारे नी में होना चाहिए। अगर इसमें कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा, चाहे तो इसकी लेटरल साइड में, मतलब बाहरी साइड या घुटने की अंदर साइड में, कहीं भी मांसपेशी, अब ये दबेगा कैसे? कई बार हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं कि घुटने में गैप कम हो रहा है या घुटना खराब हो रहा है। अगर देखी जाए शुरू में जो मेरी अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो मतलब एक्सपीरियंस है, वो ये रहा है कि जब शुरू में कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, कई बीमारी ऐसी इन्फेक्टिव टाइप की होती है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो दिक्कत आती है वो घुटने का दर्द जब होता है तो वो घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल घुटना हेल्दी होता है, कहीं भी उसमें ना तो फ्लूइड में प्रॉब्लम रही, ना उसके लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना उसकी कोई मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी मसल्स में ही आती है, तो घुटना बिल्कुल बढ़िया है। जो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, या तो एडी से घुटने में प्रॉब्लम आई, या टांग की मसल्स जो टाइट हो गई एक साइड में उससे मसल्स में प्रॉब्लम आई, या फिर कमर जो हमारी है वहां कुछ ऐसा हुआ
जैसे हम बैठे, बहुत देर तक हम बैठे रहे, तो उसकी मसल्स जो टाइट हुई ऊपर कमर पे, तो वहां से टाइट हुई तो वो सीधा घुटने पे असर डालती है, क्योंकि हमारी जो भी मसल्स हैं जैसे घुटने पे आ रही है, तो वो अकेले घुटने की तो नहीं है, वो कमर से आ रही है या फिर एड़ी से आ रही है या फिर गर्दन से भी कनेक्ट होती है। जैसे मैं बहुत देर तक ऐसे बैठा रहा हूँ, अगर गर्दन मेरी टाइट होती है, ये मसल्स टाइट होती है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ये मसल्स टाइट होती है, तो ये सीधा सीधा कमर पर या घुटने पर और एड़ी पर भी असर डालेगी। कई बार एड़ी का दर्द होता है, वो एड़ी से नहीं होता है, वो मालूम पड़ा कि वो यहाँ गर्दन की जो मसल्स थी ये टाइट हो गई थी किसी भी कारण कुछ भी रहा हो, तो इस वजह से एड़ी में था, या यहाँ पर टाइट हो गई, इस वजह से हमें सियाटिका जैसा पेन आने लगा गर्दन की नस से, गर्दन की मसल्स है जो, और क्योंकि चेस्ट मसल्स है वो आगे की जो स्पाइन की जो एंटीरियर मसल्स है पेट वाली, उनसे जुड़ी हुई है, वो सीधी घुटने से जुड़ी हुई है, तो हमें थोड़ी सी ये दिक्कत आने लगती है। अब जो नेक्स्ट जो हमारी ये वीडियो दिख रही है हमें, तो इसमें हमें दिख रहा है कि एक साइड में जो मीडियल साइड लिखा हुआ है, एक साइड में थोड़ा सा गैप कम है और लेटरल साइड में गैप बराबर है, या थोड़ा सा पहले से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, या उतना ही, ये दोनों ही काम हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दब रही है साइड, जो मीडियल साइड लिखी हुई है, जो घुटने पर जो गैप कम हो रहा है, ये हुआ कैसे है? ये जैसे हम बर्गर होता है हमारा, बर्गर में जो अंदर का मटेरियल होता है, ऐसे ही घुटने समझ लीजिए आप कि जो ऊपर की हड्डी है वो बर्गर की ऊपर, जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे वाली बोन है वो नीचे वाला पार्ट हो गया। हमने बर्गर को दबाया, प्रेस किया हमने, तो उसमें से बीच का मटेरियल निकलने लगता है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम प्रेस कर रहे हैं, इसलिए निकल रहा है। तो ऐसे ही जो मीडियल साइड लिखा हुआ है ये, तो हमारे घुटने की, टांग की कहीं ना कहीं मांसपेशियां आपस में एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या टाइट हो रही है, इसलिए ये साइड दब रही है। अब ये बहुत दिनों तक ऐसी बनी रहे तो फिर ये ऐसी रह जाए। ये जो ये पिक्चर दिख रही है, ये काफी लेट की पिक्चर है, अगर इनिशियली देखा जाए तो वो ऐसे नहीं आएगी। अगर हम ये मांसपेशियां टाइट हो रही हैं एक साइड की, या लेटरल या मीडियल कहीं भी टाइट हो रही हैं, तो वो टाइट होंगी, बोन टाइट होंगी, तो इनके बीच का मटेरियल है, जो भी कुछ भी है इसके अंदर, सॉफ्ट टिश्यू है जो भी, तो वो थोड़ा टाइट होगा, वो दबेगा। दरवाजे में हमारी उंगली फंस जाए शुरू में, तो वो दरवाजे को हम टाइट करें तो हमें पेन होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही ये दबता है तो हमारे घुटने में दर्द आने लगता है। कोई बहुत बड़ी पैथोलॉजी नहीं होती है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। अगर इसको वहीं की वहीं जिस दिन दर्द आया उस दिन हमारी मांसपेशी थोड़ी टाइट हुई, हमने क्या किया, उसको हमने उसी दिन सही कर लिया, तो हमारे फिर घुटना एकदम सही रहेगा, बिल्कुल हेल्दी रहे, नॉर्मल हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा झेलते हैं कि हमें सुबह थोड़ा दर्द हुआ या उस टाइम आया, उसके बाद हम थोड़ा चलने से क्या हुआ, वार्म अप हो गया मसल्स का, वो थोड़ा गैप था जो इसमें मसल जो बीच वाली जो कार्टिलेज और जो बीच में जो गद्दी होती है, इसमें मेनिस्कस बोलते हैं उनको, इनकी गद्दियां थोड़ी दबी, वो नर्व होती है, वो दर्द करती है, तो वो थोड़ा सा वार्म अप हुआ, हम चले, दर्द एकदम गायब हो गया, हमने उस दिन इग्नोर कर दिया इसको। फिर अगले दिन थोड़ी आएगा, या हो सकता है 4-6 दिन नहीं है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आया, फिर हमने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि आया तभी आया जब रेस्ट पोजीशन थी, या हम चेयर पे बैठे बहुत देर तक थोड़ा खड़े हुए, तो थोड़ा एक इंडिकेशन मिला, तो वो थोड़ा दर्द किया उसने। जैसे घुटना दिख रहा है, जो रेड पार्ट दिख रहा है, तो घुटने में दर्द होता ही है, लेकिन पहले किसी एक साइड में होगा, या तो घुटने के अंदर वाले कोने पर, या बाहर वाले कोने पर, या जो ये कटोरी होती है, जो पटेला, इसके नीचे आएगा या इसके ऊपर आएगा, या फिर हम जैसे खड़े हुए तो घुटने के खड़े हुए उस टाइम हमें घुटने के पीछे, बिल्कुल हमारे घुटने के पीछे जो पॉप्लिटेल फोसा बोलते हैं उसको, पीछे वाली साइड में थोड़ा सा टाइट हुआ, और एकदम फिर हम चले 10-5 कदम, एकदम बढ़िया हो गए, वार्म अप हो गया, दर्द गायब हो गया। तो ये वाली कंडीशन होती है,
ये इंडिकेटर होते हैं हमारे घुटने की कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो कमर में दिक्कत है, या गर्दन में दिक्कत है, या घुटने की मसल्स में दिक्कत है, या एडी में दिक्कत है। ये इंडिकेटर होते हैं हमारे। शुरुआत यहीं से हो रही है। अगर इसको यहीं ठीक कर लिया जाए, थोड़ा अपने जहां जो भी मसल्स जो टाइट हो रही है उनकी एक्सरसाइज कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, और प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए पहले तो, कि कमर में दिक्कत है तो कमर ठीक की, गर्दन में है तो गर्दन ठीक की हमने, तो बिल्कुल घुटना ठीक हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करते उसको, हम बस इसी में रहते कि सुबह थोड़ा हुआ या कुर्सी से उठे कुछ टाइम लगा बस थोड़ा सा, प्रॉब्लम क्या है भाई, फिर सही है तो हमने इग्नोर कर दिया, अरे कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसी तो हमारी इंडियन मेंटेलिटी है। हो सकता है मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ ऐसे। अब जैसे जॉइंट में दिख रहा है, नीचे से प्रेशर लग रहा है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जो ब्लू ब्लू जो फर्स्ट वाली पिक्चर है, और उसमें ऊपर लग रहा है, तो ये दबाव आ रहा है इस पे। अब एक साइड दबाव आ गया, जो रेड रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये काफी लेट की पिक्चर है, ये इस तरह घुटना हो जाता है, बिल्कुल इस तरह होता है, पूरा गैप खत्म हो जाता है। अब गैप क्या है, कुछ नहीं है ना, जो मांसपेशी थी ऊपर की जो जुड़ी हुई थी वो आपस में दब रही है बर्गर की तरह। अगर हम उसको छोड़ दें और उसके मटेरियल को अंदर कर दें तो वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये तो दबे ही जा रहा है, दबे ही जा रहा है। बट प्रॉब्लम यही शुरू हो गई हमारी, जो नॉर्मल जॉइंट था वो खराब हो गया हमारा, अब हमें अब नॉर्मल जॉइंट पे अब काम करेंगे, आगे जिंदगी जो भी है हमारी अब नॉर्मल जॉइंट पे जाएगी। अगर इसको सही समय से प्रेशर रिलीज कर दिया जाए, सही समय से प्रेशर, तो वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब इस तरह ये रेड रेड दिख रहा है इसमें, ये तो ये पूरा घुटना हमारा दर्द करने लगता है। अब घुटने की परेशानी वैसे तो ये है कि इसमें डाइट भी हमारी इन्वॉल्व है, दैनिक क्रियाएं भी इन्वॉल्व है, सारी है, लेकिन जो क्लिनिकल जो हमारी जो परेशानी है वो शुरू कहाँ से होती है परेशानी, और कहाँ से इसमें घुटना खराब शुरू हुआ। तो घुटना खराब होना शुरू होता है कि घुटने में थोड़ी दिक्कत आई, ठीक है, हमारे रिश्तेदार ने या घर में बड़ों ने या पड़ोसी ने कह दिया कि यार टहलना शुरू कर दे, तो हमने टहलना शुरू कर दिया। तो टहलने से थोड़ी देर के लिए हमें आराम आया, लेकिन हम ज्यादा चले तो कुछ दिन बाद हमें थोड़ा दर्द आने लगता है। हमेशा इस चीज का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी पोस्चर में, चलने में, बैठने में या सीढ़ियां चढ़ने में कहीं भी दर्द आ रहा है तो हमें वो काम करना नहीं है। कब तक नहीं करना है? जब तक उसे हम ठीक नहीं करें। जैसे मुझे 10 कदम चलने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे मैंने 11-12 कदम चला थोड़ा दर्द आया, फिर मैं चलूंगा तो थोड़ा 20 कदम पे मुझे ज्यादा दर्द आया, तो मुझे टहलना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 कदम टहलना चाहिए। तब तक टहलना चाहिए जब तक मैं इसे ठीक न करूं, क्योंकि ये इंडिकेटर है। जो दर्द है ना वो हमारा दोस्त होता है, जो स्वेलिंग है वो हमारी मित्र है, वो हमें इंडिकेट कर रही है कि भाई कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम क्या करते हैं, कह रहे ज्वाइंट जाम नहीं हो जाए तो हम फिर चलना शुरू कर देते। अब हर कोई आप लोगों की तरह यहाँ योग व्यायाम तो करता नहीं है जो उसके ज्वाइंट एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आई, अब वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो हमें टहलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि टहलने से भी घुटने खराब होते हैं। कई लोग साइकिल चलाते हैं, ये मैं अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस की प्रैक्टिकल पार्ट दे रहा हूँ मैं आप लोग। जैसे साइकिल चला रहे, अब साइकिल चलाई हमने, लेकिन साइकिल चलाने में कहीं ना कहीं दर्द आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो घुटना है उसके आगे वाली जो बोन है, आगे वाली जो मसल्स है, ठीक है, तो वो मसल्स टाइट होती है, और जो छोटी जो मैंने बताया था ना कटोरी जो पटेला बोलते हैं, वो आके वो जब टाइट हो जाएगी ज्यादा, तो जो उसमें गैप है जो नॉर्मली जो अभी हमने देखा था, तो वो हड्डी आकर के हमारे जो ऊपर वाला जो पटेला है वो ये टच करेगा, इससे थोड़ा टाइट होता है। तो साइकिल चलाने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि साइकिल चलाने में एक बार तो पूरा पैर मुड़ता है और एक पैर सीधा नीचे जाता है तो वो सीधा हो जाता है, दूसरा वाला मुड़ जाता है, तो उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, उसको पूरी ऊपर से उसको ठीक करना चाहिए पहले, जैसे भी हो, या तो मालिश करें या उसको थोड़ा मतलब जैसे भी रिलीज हो सके या डॉक्टर के पास जाए, फिर उसके बाद हम साइकिल चलाएं। लेकिन हम उस पोजीशन को बार बार करते रहेंगे, बार बार वो हर्ट होता रहेगा, नी पटेला है वो बार बार घिसता रहेगा, उसके बाद वो दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारे माइंड में यही रहता है कि हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें तो बढ़िया लगेगा, अच्छा,
और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। कई बार क्या होता है कि हम सीढ़ी उतरे तो हमें थोड़ा दर्द महसूस हुआ, चलने में कोई दिक्कत नहीं, तो वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब बात अब यहाँ से अब आगे बढ़ती है कि ये जो दर्द था वो कभी कभी आ रहा था, जैसे उतरने पे आ रहा था, अब ये थोड़ा बढ़ जाएगा कि जैसे हम बहुत देर तक बैठे खड़े हुए तो हमें थोड़ा घुटने में दर्द आया या कमर में टाइटपन लगा, घुटने का संबंध सीधा कमर से, टाइटपन लगा तो हम थोड़ा सा खड़े हुए, उस टाइम थोड़ा टाइटपन लगा, थोड़ा दर्द आया, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमें ठीक लगा। अब कुछ दिन बाद क्या होगा, यही प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, अब हमें चलने में थोड़ा दर्द आना शुरू हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने तरीके से हम योगा करना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या है कि हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, कुछ नहीं करनी होती है। और मेडिकेशन, अब हम अंग्रेजी दवाइयों के पास चले जाते हैं, अंग्रेजी दवाई हमने खा ली, उसने क्या किया, जो हमें इंडिकेट कर रहा था घुटना, जो हमें दर्द दे रहा था, वो ब्रेन से कट गया, क्योंकि इसने ब्रेन में जाकर उसका जो नर्व आ रही है उसको ब्लॉक कर दिया। अब हमें दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है, तो दर्द महसूस नहीं होगा तो अब हम चलना शुरू कर देंगे। जो दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घुटने पे जो परेशानी आ रही है, जो घुटना दब रहा है, वो तो प्रॉपर उतना दबता रहेगा ना, अब वो हम चलना शुरू कर देंगे। अब हम ज्यादा चल लेंगे, लेकिन वही हो गया कि दरवाजे में उंगली फंस गई बीच में, तो हमने उसको बजाय उंगली निकालने की हमने उसको मेडिसिन दे दी, एक इंजेक्शन लगा दिया। अब वो दर्द महसूस नहीं करेगा तो दरवाजा तो हमारा उतना ही दबा रहा ना, उतना दबा रहेगा तो वो उंगली हमारी कटना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही घुटने की जो मेनिस्कस होती है वो दिक्कत देने लगती है। मेनिस्कस मतलब जो घुटने की गद्दी है, जो ब्लैक ब्लैक स्पेस दिख रहा था ना, इसमें मेनिस्कस होती है, वो उसमें दबने लगती है। अब क्योंकि हम उसको रिलीज तो हुई, अब हमने जो हमें चलने पे 10 कदम में हमें दर्द आता था, अब हम और भी 20 कदम चले, 50 कदम चले, अब और दबना शुरू हो गया। अब परेशानी यहाँ से शुरू होगी कि जो हम मेडिकेशन ले रहे हैं, हम दवाई ले रहे हैं, तो ये दवाई क्या करती है, मसल्स को रिलैक्स भी करती है। एक गोली ली, आज रिलैक्स हुई, फिर एक गोली ली और रिलैक्स हुआ, दर्द आया, हम लापरवाही से चलना शुरू हो गए, ठीक है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और फिर रिलैक्स हो गई, फिर रिलैक्स, तो वो रिलैक्स मतलब कमजोर होना शुरू हो जाएगी। कमजोर शुरू हो जाती है तो फिर वो घुटना जो दब रहा था वो और ज्यादा दबना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारी मांसपेशी के लिए हम योगा क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथनिंग आए। अब घुटना उसमें इस तरह था, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक साइड में जो मांसपेशी जो लोड आ रहा था वो उधर दबना शुरू हो गया। हमने मेडिकेशन दवाई तो ले ली हमने, तो हमें दर्द होगा ही नहीं, लेकिन वो दब तो रहा है ना, हमने रिलीज तो नहीं किया प्रेशर, बर्गर को दबाए रखा हमने, लेकिन वो हमें रिलीज करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। तो एक कारण सबसे ज्यादा जो घुटने खराब आते हैं या कमर जो भी खराब आती है, वो दवाई का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, दादी, हमें जो बुजुर्ग लोग हैं वो मालिश पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बीच में कॉल आ गई तो इसमें से डिस्टर्ब हो गया, तो मालिश पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मालिश बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हेल्दी जॉइंट के लिए मालिश अच्छी चीज है। अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, दर्द आ रहा है, घुटने में ही दर्द है, घुटने में ही हमने मालिश कर दी, वहां अगर स्वेलिंग है तो फर्दर और बढ़ जाएगी स्वेलिंग हमारी, तो मालिश हमें नहीं करनी चाहिए कायदे से। अगर कोई बीमार जॉइंट है तो मालिश नहीं करनी चाहिए, अगर हमें हेल्दी है तो हमें खूब मालिश करनी चाहिए। एक तो मांसपेशी कमजोर हो रही है, हमने थोड़ी आज मसाज की, अच्छा लगा, कल करी थोड़ा सा अच्छा लगा,
लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसको भी मसाज बार बार करते रहेंगे, वहां स्वेलिंग भी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो भी जो रिलैक्स ज्यादा हो जाएगी तो वो भी वीकनेस देने लगती है हमारी मसल्स। अब ये थोड़ी सी चीज वैसी हो जाती है कि मालिश से कहीं वीकनेस होती है प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा होती है। तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पोस्चरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जैसे हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अब मैं अपना बैठ के ही दिखाता हूँ पहले तो। दिख रहा है ना सभी को? जी सर दिख रहा है। अब सही दिख रहा है। होता क्या है, अब घुटनों के अंदर की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? ये भी सबसे बड़ा कारण हमारा है सिटिंग पोजीशन। तो हम क्या करते हैं, चेयर पे ऐसे बैठे थे, अब धीरे धीरे अगर हमारी सिटिंग लंबी है तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे हो जाते, ऐसे बैठना शुरू कर देते, कमर आगे आ जाती है और ये हमारी जो अपर बैक है उसको हम पीछे ऐसे लगाते हैं। अब अगर ये पोजीशन हमारी अगर ज्यादा होती है, दिन में ज्यादा टाइम के लिए होती है और कई महीनों ये लगातार अगर ऐसे ही चलती रहेगी, तो ये पोजीशन सबसे पहले उठने में दर्द दे देना शुरू कर देगी। क्योंकि हमारी जो बैक है, जो लोअर बैक है, वो डायरेक्टली सारी मसल्स है वो सब घुटने से होकर निकल के जा रही है। अब इस पोजीशन में हमें क्या नुकसान हो रहा है, ऐसे बैठने में ये गैप हो गया, पीछे इतना गैप हो गया, पीछे हमने ऐसे लगा लिया। एक तो हमारी जो पीछे वाली मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो कम हो गई, मतलब सॉरी, तो रिलैक्सेशन जो है उनकी लेंथनिंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बैठने में प्रॉपर जैसे बोलते हैं, ऐसे बैठने में ये जो हमारी थाई है इनकी भी मसल्स हैं वो भी प्रॉपर, तो उनमें खिंचाव हो रहा है, ये भी खिंचाव हो रहा है, पेट की मांसपेशियां उनमें भी खिंचाव हो रहा है। अब इसमें हम ऐसे बैठे तो ये शॉर्टनिंग होगी, हमारी जो आगे वाली जो पेट वाली साइड से जो घुटनों के लिए जो मसल्स आ रही है वो सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी इसमें, और कमर की भी रिलैक्स होगी बिल्कुल। तो चले जाइए, आवाज कम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाएं, आवाज कम आ रही है। आवाज ठीक आ रही है। विजय जी आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, आपका हो सकता है म्यूट हो। आवाज ठीक है डॉक्टर साहब। अभी क्या है कि इसमें ये कमर पे ये प्रॉब्लम आने लगी है। ज्यादातर जो घुटनों की जो परेशानियां होती है वो शुरुआती यहाँ से होती है, हमारे इस तरह बैठने से। किसी का प्रॉब्लम? ठीक है सर, ठीक है। जो हमारी समस्या है वो यहाँ से शुरू होती है, ऑफिशियल लोगों को घुटनों में जो दर्द आता है वो यहाँ से शुरू होती है। अगर हम प्रॉपर इस तरह बैठना शुरू कर दें तो ये प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, नहीं हुआ है ये सभी। तो ये एक ऑफिशियल लोगों के लिए सबसे बड़ा कारण है, यहाँ से कमर की मांसपेशियां टाइट हुई और घुटने में प्रॉब्लम आना शुरू, क्योंकि घुटने की मसल्स भी टाइट हो रही है सारी। ऑफिशियल लोगों की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। एक कारण हमारे घुटने का ये है। अब इनको हमें ठीक कैसे रखना है, उसके लिए थोड़ी सी, जैसे तो यह है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो वो दवाई लिखेंगे, हमें दवाई लिखेंगे
हमें 5-7 दिन दवाई खाते हैं, कभी महीने 2 महीने के लिए हम अपना आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हमें अब ठीक रहना कैसे, इस चीज पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम इस चीज को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों से ये निवेदन है कि कभी भी कहीं घुटने में दर्द आ रहा है या स्वेलिंग आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, तो जिस परेशानी में हमें, जिस चीज में हमें परेशानी हो रही है, जैसे सीढ़ी चढ़ने में हमें दिक्कत हो रही है, तो उसको फर्दर चढ़े नहीं, उसको चढ़े नहीं। और चलने में दिक्कत हो रही है तो उसे चले नहीं, आप फिजियोथेरेपी कराएं, उसके लिए दवाई नहीं खाएं, बिल्कुल भी दवाई नहीं खाएं, ठीक है। योगा अपना रेगुलर करते रहे। अब कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी एडवांस स्टेज में, चलो इस विषय को बाद में लेता हूँ, पहले तो हमें योगा हम अगर रेगुलर करते रहते हैं तो जो जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी, वो अच्छी बनी रहती है, वो बढ़िया बनी रहती है। उसके कारण हर जॉइंट है वो लुब्रिकेंट होता रहता है। अगर मुझे आज कंधे में दर्द आया सोने से, अगर मैं डेली योगा कर रहा हूं तो मेरा ये अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी दवाइयां ऑलरेडी हैं, बॉडी के अंदर ऑलरेडी दवाइयां हैं। क्योंकि मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ और मास्टर टंग एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मुझे ये कंधे में दर्द आया, मैंने एक पैर में एक नली लगाई, मेरा कंधा ठीक हो गया। मेरे घुटने में दर्द आया, मैंने यहाँ उंगली में मैंने पॉइंट दबाए, वो ठीक हो गया। तो थोड़ा एक्यूपंक्चर थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा अभी इसका वीडियो में, तो वो ठीक हो गया। तो इससे एक बता इसलिए रहा हूं कि ये इंडिकेशन ये है कि मैंने कोई दवाई नहीं दी, मैंने केवल पॉइंट दबाया, इधर ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही इतनी एनर्जी है, इतनी सारी दवाइयां हैं, इतनी सारे सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर है हमें ठीक रखने के। लेकिन हम गलत तरीके से उसको ट्रीट करते हैं कि हमने मेडिसिन खा ली, जो हमारा इंडिकेटर था वो बिल्कुल हमने खत्म कर दिया। तो हमें थोड़ी सी कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना है कि शुरू में जैसे घुटने में दर्द आया, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं कि जैसे घुटने में आगे की साइड में दर्द है, अब मैं ये अपना मोबाइल को घुमा, जैसे घुटने में आगे दर्द आ रहा है, आगे इसमें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे आगे दर्द आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें कमर में भी दिक्कत हो सकती है, और ये जान के आगे की इन मसल्स में दिक्कत होती है, तो हमें इनकी थोड़ी मसाज करनी है और इनको ये ऐसे ऐसे दबाना भी है, इस तरह ये दबाना है ऊपर। अगर इस साइड में पेन आ रहा है, अंदर वाली साइड में जैसे पेन, बाहर की साइड में पेन आ रहा है, तो इस वाली साइड को हमें थोड़ा ध्यान देना है और इसको थोड़ी मसाज करनी है हमें, ठीक है। ये ऐसे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हमारी अंदर वाली साइड में दर्द आ रहा है, अंदर में घुटने की ये वाली साइड, अंदर वाली साइड, तो हमें इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सबसे ज्यादा कॉमन पेन यही होता है, अंदर वाली जो साइड होती है जैसे घुटने की, तो या तो ये सबसे ज्यादा दर्द होता है वो यहाँ आएगा, इस वाली साइड, ये सबसे पहले बहुत ज्यादा कॉमन होता है। या फिर ये जो ऊपर का जो पटेला है, जो कटोरी है, उसके और इसके बीच में यहाँ गड्ढा होता है, एक इस जगह पर 2 गड्ढे होते हैं, एक बाहर एक, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर ये दिक्कत आ रही है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी कमर खराब है, घुटना ज्यादा खराब नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं कि हमें ये जो हमारा हिप जॉइंट है, ये इस जगह पे हमें मसाज करनी है, इसको दबाना है, इसको रिलीज करना है कैसे भी। और ये जो एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला साइड से, तो ये मसल्स को आपको रिलीज करना है सबसे ज्यादा। इस तरह ऐसे ऐसे दबाएं, ऐसे ऐसे दबाएं और इसकी मालिश करें ऊपर से नीचे तक, इस तरह
इस तरह मालिश करें तो ये दर्द अपने आप गायब हो जाएगा अंदर तक। यहाँ दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ थी हमारी, यहाँ पे थी और कमर में थी। तो कमर का जो भी आप योगा करते हैं, जैसे ये एक इस तरह वाला योगा, ये वाला जो चल रहा है, ये किया, दूसरे पैर का भी किया, तो ये वाली चीज हमें करनी है। इससे क्या होगा, हमारी कमर है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। और हमें पोस्चर का ध्यान रखना है कि सीधे ही बैठना है। अगर ये वाला दर्द आ रहा है नीचे तो मैं सीधे सीधे में खड़े रहना है, सॉरी सीधे बैठना है, खड़े रहना और लेटना। ये हमारी बॉडी के जो हम क्या कर रहे हैं दिन में, कैसे हमारा पोस्चर हो रहा है धीरे धीरे, उस पर डिपेंड करता है। खड़े रहना कभी भी और चलना, जो हमारा चलना है और सोना है, वो हमें ऐसे नहीं कभी कर सकते हैं कि हमें ऐसे सोना है ऐसे सोना है। जो पोजीशन रिलैक्सेशन पोजीशन है वो बॉडी अपने आप ले लेती है। भले ही आप सीधे सोइए लेकिन मालूम पड़ा कि हमें लेट के नींद आएगी, आज हमारी कमर की मांसपेशियों में कोई दिक्कत है, तो वो वही बॉडी वही चीज एडेप्ट कर लेगी। तो मैं चलने पर और लेटने सोने में ज्यादा मतलब हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ये देना चाहिए ध्यान कि हम क्या कर रहे हैं, दिन में हम कैसे बैठे थे, कैसे हम खड़े हुए थे। तो बैठने और खड़े होने पे हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और कहीं भी कोई भी दर्द आए तो सिकाई बहुत ही ज्यादा आराम करती है, लेकिन डायरेक्ट जॉइंट पर सिकाई नहीं करनी है घुटने पर। जैसे मुझे दर्द आया यहाँ पर तो मुझे यहाँ की सिकाई नहीं करनी है, आगे दर्द आया यहाँ की सिकाई नहीं करनी है। मुझे क्या करना चाहिए, अपनी ये मांसपेशियां है टांग की नीचे, इन्हीं की सिकाई करनी है और ऊपर जांघ की सिकाई करनी है, इधर की सिकाई करनी है। घुटने को छोड़ दें, 4 इंची घुटना ऊपर 4 इंची घुटना नीचे, ये सिकाई कीजिए, इससे एकदम दर्द चला जाएगा। घुटने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, 2-3 एक्सरसाइज है सबसे अच्छी। बेटा थोड़ा कैमरा से थोड़ा दूर रखते। सबसे जो बढ़िया एक्सरसाइज है इसकी, जो हम अगर हेल्दी, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये मेरी पोजीशन दिख रही है ना सर? ये दिखाई दे रही है। ये पंजे को हमने ऐसे खींचा ऊपर, ये डेली आप योगा करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। इसको स्ट्रेच किया, देर तक स्ट्रेच किया और पंजे को नीचे किया, इसको भी देर तक स्ट्रेच किया, ऊपर किया। 10 सेकंड कम से कम स्ट्रेच रखना है, 10 सेकंड हमें नीचे करना है। जल्दी जल्दी में क्या होता है, हम कोई भी बॉडी की एक्सरसाइज जल्दी जल्दी करते हैं तो जो फाइबर जो स्ट्रेच होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं होते हैं, लेकिन 10 सेकंड में फाइबर थोड़े स्ट्रेच होने लगते हैं अच्छी तरह। तो ये वाला एक योगा होगा, इसमें करना है। दूसरा यही वाली एक्सरसाइज है, ये वाली 10 सेकंड इसको भी होल्ड रखना है। इससे क्या होगा कि ये वाली मसल्स है पूरी कमर तक खींचेंगे, और ये वाली इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये वाली। जैसे ये किया 10 सेकंड इसको भी किया हमने, फिर इसको रिलैक्स, ये जब तक रिलैक्स होती रहेगी ये खींच रही है, ठीक है, बारी बारी से ऐसे किया। दूसरा यहां से पकड़ करके इसको टांग को हमने ऊपर ही पैर किया इस तरह, और ये पूरा ये खिंचाव किया। आप लोग तो सभी करते ही हैं योगा में, ये हमने किया। ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है इसके लिए, जितना ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड होल्ड रखना जरूरी है इसके लिए। ऐसे हमने दूसरे पैर का किया। ये नॉर्मल हमारे लिए, हम लोग बीमार नहीं है उसके लिए। अगर हमारा घुटना अगर प्रॉब्लम देता है, इसमें दर्द है, तो हमें फिर ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक एक्सरसाइज और करते हैं नॉर्मली, जो घुटनों के नीचे
कुछ अपना कोई पिलो वगैरह लगा लेते हैं, तकिया लगा के, या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं और इन घुटनों को प्रेस करते हैं। तो इसको भी हमें थोड़ी 5 सेकंड कम से कम गिरने चाहिए, ये वाला, ये भी बढ़िया। लेकिन अगर घुटने में अगर दर्द है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कुछ एक्सरसाइज हमें छोड़नी पड़ेगी इस तरह से। जैसे घुटने में दर्द आ रहा है और हमने ये वाली एक्सरसाइज की, ये वाली, तो दिक्कत आई, या फिर ये हमें खींचा हमने ऊपर इस तरह, तो भी दिक्कत आई। क्यों दिक्कत आई, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। जब घुटने में दिक्कत आती है, परेशानी शुरू हो जाती है, दर्द आ रहा है, डॉक्टर मनोज जी को पिन कर ले सभी लोग, जिससे देख पाए। ठीक दिखाई दे रहा है सर? जी जारी रखें, जारी रखें। इसमें क्या है, थोड़े एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ कि जैसे उम्र ज्यादा होती है या फिर दर्द को बहुत दिन हो जाते हैं, वैसे उम्र से इसका मतलब नहीं है, दर्द से ही मतलब है। तो हमारा घुटना होता है वो थोड़ा टेढ़ा होने लगता है, देखा होगा सब, ऐसे टेढ़ा हो जाता है और इसमें गैप आ जाता है। ये पूरा ऐसे नहीं लगता है, जैसे ये लग रहा है ऐसे नहीं लगेगा, वो ऐसे ही रहेगा और थोड़ा सा बाहर की तरफ घूमा हुआ होगा, बाहर की तरफ थोड़ा सा घूमा हुआ होगा इस तरह। इसमें ये वाली जो बोन है, जो टीबिया, जो नीचे वाली हड्डी है, जो ऊपर वाली बोन है, ये इसका एक रोटेशन होता है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को घुमा लेती है। क्योंकि हम मेडिसिन खाते रहते हैं, गलत एक्सरसाइज करते रहते हैं, हम चलते रहते हैं। अगर हम वही काम करते रहेंगे तो ये हड्डी है अपने आप थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, जिससे उसका बीच का गैप है वो मेंटेन बना रहता है। उसमें जो दब रही होती है गद्दी, वो गद्दी दबती नहीं, तो अपने आप ऑटोमेटिक टेढ़ा हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन होती है। अब जैसे मरीज आते हैं हमारे पास और हमने इसको सीधा करने की कोशिश कर दी, सीधा ये लिया हमने, इसको रिलीज किया, ये वाली मसल्स को यहाँ से रिलीज किया, कमर रिलीज की, ये सीधा हमने कर दिया, तो ये दर्द कभी जिंदगी में नहीं जाएगा हमारा, फिर हमें दवाई खानी पड़ेगी। हमें इसकी दवा नहीं करना है तुरंत, इसका एक प्रोसेस है पूरा, पूरा जो है ढीला होना चाहिए। अगर ये सीधा हो गया तो वो गद्दी उसमें फर्दर दबती ही रहेगी, उसमें अंदर दब जाएगी। तो हमें पूरा ये जॉइंट को हमें तो मतलब रिलैक्स करना पड़ेगा पूरे जॉइंट को, तब जाकर के ये धीरे धीरे सीधा होगा। तो इसमें हमें फिर ये वाली एक्सरसाइज है, ये नहीं करनी चाहिए, ये खींचने वाली है, ये एक्सरसाइज ये नहीं करनी चाहिए हमें। अगर हम इनको करते हैं तो ये क्या करेगा, ये वाली जो साइड है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, वो अगर सीधा करने से और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी। इस जगह पे जो ये मांसपेशी है, ये हमारी रिलैक्स तो हुई नहीं है, रिलैक्स होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन हमने आज एक्सरसाइज शुरू कर दी है वाली, तो ये क्या करेगी, ये जॉइंट, ये मसल तो रिलैक्स होगी नहीं, बोन को आपस में और जो गैप जो ये हो रहा था वो आपस में और खींच जाएगा अंदर, क्योंकि मांसपेशी तो खींचेगी, मांसपेशी को तो हम इस तरह रिलैक्स नहीं कर सकते। तो वो अपना जॉइंट को मेंटेन करने के लिए, उस लेंथ को मेंटेन करने के लिए वो हड्डियां पास आ जाएगी। तो वो जो दब रही थी, जो कुछ थोड़ा हमें स्पेस बनाना था थोड़ा सा हमें, वो और दब गया, और ज्यादा दब गया, तो ये परेशानी और भी ज्यादा होगी। तो किसी के भी अगर घुटने टेढ़े हो रहे हैं और हड्डी अगर घूम रही है बाहर की तरफ, या पोस्चर इस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया, ऐसे पैर होते हैं इस तरह ऐसे घूम जाती है कई बार, तो इनको हमें ज्यादातर कोशिश नहीं करनी चाहिए सीधा करने की, इनको ज्यादातर सीधा करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। होता है वो फिर फिजियोथेरेपिस्ट ही ठीक कर पाते हैं इसको। अगर हम दवाई लेते रहेंगे तो फिर मांसपेशी और कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी और जो हमारी जो बोन होती है उसके ऊपर जो एक परत होती है, पेरियोस्टियम बोलते हैं इसको, तो वो उस पर जहां पर मांसपेशी उसी से जुड़ी होती है, जो मैंने बताया था ना टेंडन, जो मांसपेशी है जो जुड़ी हुई है और जहां से निकली है, तो उसको और खींचना शुरू कर देंगे। उस जो बोन होती है, जो चिकना पार्ट होता है ऊपर का पेरियोस्टियम को, उसको खींचना शुरू कर देंगे, तो फिर हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे हम कहते हैं ना नोक निकल आई, हड्डी बढ़ गई हमारी, तो ये शुरू हो जाएंगे, तो हमें और भी ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। जो मांसपेशी जिस चीज से जुड़ी हुई है, अब ताकत कहां से दे, जब वो वहां पर सीधी प्रॉपर तरीके से जुड़ी हुई नहीं होगी, वो वही चीज खींच रही है,
और उसमें हड्डियां बनने लगेंगी अपने आप, वो डैमेज हो गई। अगर पेरियोस्टियम नहीं होगी तो हड्डियां अपने आप बनने लगती है, पेरियोस्टियम होती है तभी वो हड्डी रिमॉडलिंग करती है, वो अपनी सेल में देती है। तो ये वाली चीज हमारी रही। तो इसके लिए हमें एडवांस लेवल पे जिनको दर्द है, जो हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, तो उनको ये एक्सरसाइज छोड़ करके अपने सिकाई करनी चाहिए। वो भी स्पेशली ये काफ मसल्स की सिकाई करनी है, उनको घुटने के अंदर की करनी है, पीछे की करनी है, ये पूरे घुटने पूरी, लेकिन और कमर की सिकाई करनी है। हमें ये ध्यान देना है कि कहीं हमारा पोस्चर खराब तो नहीं हो रहा है, कमर की वजह से जा रहा है। एक एक्सरसाइज और है, मैं आपको बताऊं, जो मैं अक्सर कमर दर्द और घुटने के दर्द में करता ही करता हूँ, यहाँ तक कि गर्दन के दर्द में भी करता हूँ। ये जो अपनी नाभि होती है, नाभि से हम अपनी कमर तक के लिए ऐसे कमर नहीं, आगे के लिए घुटने के लिए जो हड्डियां हैं ये वाली हमारी, अगर यहाँ टच करें तो यहाँ पे 2 बोन हमें फील होती है, उसके बाद फिर नहीं होती। तो यहाँ से लेके ऐसे लाइन ड्रॉ करें हम इस पर, और इसको इस तरह दबाएं। लेट करके ज्यादा अच्छी होती है, मैं खड़े होकर इसलिए बता रहा हूँ कि सबकी समझ में आ जाए। तो इसको हम ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे और सांस लेते रहेंगे, निकालते रहेंगे ऐसे 10 हो जाए। उसके बाद फिर इसको शुरू कर दें ऐसे लेट करके इस तरह करेंगे तो ज्यादा अच्छा। इससे क्या होता है, आगे वाली जो हमारी स्पाइन से जो मसल्स जो पैरों के लिए जा रही है वो रिलीज हो जाती है, तो ऑटोमेटिक बड़ा रिलैक्स होता है। जो घुटने हमारे जो टेढ़े होते हैं ना, इस तरह ये वाले घुटने थोड़े टेढ़े हो रहे थे, तो यहाँ से कमर भी टेढ़ा होना शुरू कर दिया। अगर घुटने टेढ़े होंगे तो यहाँ से ये अपने आप रिलैक्स कर देती है। ये रिलैक्स करते हैं तो घुटने में ऑटोमेटिक जो टेढ़ापन आ रहा था यहाँ से रिलीज होगा। तो अब वो रिलीज होना ठीक है, अब वो सीधा होना ठीक है, वो अपने आप होना शुरू कर देता है। और इस वाली एक्सरसाइज को कितना भी घुटने में दर्द है, अगर मैंने इसको कर दिया तो पेशेंट उसी टाइम बताता है कि हाँ बहुत अच्छा होगा। कोई कहता है 100% हो गया, कोई 80% कहता है, 50% से कम इससे रिलैक्स नहीं होता है, ज्यादा ही ज्यादा होता है। हमारे जैसे घुटनों में दर्द नहीं होता है, उसके बचाव के लिए तो हम वो जो स्पाइन एक्सटेंशन वाला जो करते हैं भुजंगासन, वो हम करते हैं, तो ये अपने आप स्ट्रेच होने लगती है मसल्स, तो उससे भी हमें बड़ा आराम मिलता है। तो हमें बस ध्यान यही रखना है ज्यादातर कि हमारा जो सिटिंग पोस्चर है, जो हम सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान देने वाली बात है घुटनों के लिए और कमर के लिए, वो ये है कि हमारा जो सिटिंग पोस्चर है वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़िया होना चाहिए सिटिंग पोस्चर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमें बैठना है तो कमर को पीछे सटा के ही बैठे, सोफे पे नहीं बैठे हम। सोफा हमारा होता है बहुत खराब होता है, क्योंकि एक तो लंबे होते हैं, पैर आगे निकल जाते हैं और उस पर हम आराम से ऐसे करके एकदम लेट जाते हैं। तो इसलिए हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूं, टाइम ज्यादा हो रहा है। और हमारी डाइट, मैं डाइट में बस थोड़ी देर के लिए 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। डाइट में हमें बड़ी भ्रांतियां होती है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे क्या करना है। घुटने का दर्द हुआ, हमने दही छोड़ दिया, नींबू छोड़ दिए, ठीक है, चावल छोड़ दिए। ये हमें अपने आप से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि आज मैंने, जैसे कुछ परेशानियां होती है, जरूरी नहीं है कि हर घुटने के दर्द में दही खाने से नुकसान होता हो। दही तो बहुत अच्छी डाइट है, अगर हमें नुकसान नहीं कर रही है मुझे, तो मुझे खानी चाहिए, छोड़ने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही किसी के कहने से मुझे नहीं छोड़ देनी चाहिए। अब जैसे मैंने दही खाया, मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन अनिल सर ने खाया दही, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनका दर्द बढ़ाई, तो मैं दही खाना चाहिए। ऐसे ही नींबू है, अगर मुझे नींबू दिक्कत दे रहा है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और कोई बोल देता है कि अरे खाने से ना वेट लॉस होता है, तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह 1 चम्मच हमने तेल डाला, उसमें नींबू डाला आधा सा और निचोड़ा, हमने पी लिया। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा पेट क्या कह रहा है, पेट में एसिडिटी तो नहीं हो रही है।
चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बुखार, जुकाम, खांसी, कुछ भी हो, XYZ, शुरुआत पेट से ही होती है। एक्यूपंक्चर वाले पार्ट में देखा जाए तो घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, ये दर्द मैं फिजियोथेरेपी वाले पार्ट से बता रहा था। इसमें अगर कोई दिक्कत है, अगर घुटने में हमारे में दर्द है, तो वो घुटना में दर्द घुटने से नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में रेडिंग या फिर किडनी में कहीं प्रॉब्लम हुई है या लिवर में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए हमें घुटने में दर्द हुआ है। कमर में दर्द आया तो किडनी में भी हो सकती है, लंग्स में भी हो सकती है, कहीं ना कहीं और भी स्प्लीन है, इंटेस्टाइन, कमर में आया, हमें कंधे में आया, गर्दन में आया, तो ये चीजें मैं एक्यूपंक्चर वाला उसमें पार्ट में ठीक करता हूँ। जैसे घुटने में दर्द आया तो मैं घुटने ठीक नहीं करता हूँ, घुटने में ये देखता हूँ कि इसके सिम्टम क्या है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये वाली अंदर वाली साइड है, बाहर वाली साइड है, ऐसा दर्द है, सिम्टम लिए पेशेंट ने क्या खाया, कैसा पेट है, उसी हिसाब से उसके मैं पॉइंट लगा देता हूँ कि ये किडनी से आ रहा है। मैंने किडनी वाले पार्ट में मैंने निडल डाल दी, किडनी के जो भी पॉइंट है हाथ में या पैर में, एकदम घुटना ठीक हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेट है वो कैसा चल रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम आजकल थोड़ा सिस्टम भी हो गया कि हम दांतों में जाते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि आइसक्रीम भी बगल में रखी होती है, कोल्ड ड्रिंक भी रखी होती है, उसके बाद कॉफी भी होगी, उसके बाद चाय भी रखी होगी, दूध भी रखा होगा, फास्ट फूड वगैरह रखे होंगे, बहुत सारा खाना रखा रहता है। अब हम उसमें सब्जियां भी होती हैं, उसमें चार तरह के अचार होते हैं, कुछ वैसी सब्जियां आएंगी तबे की। अब हमने थोड़ा थोड़ा सब में से चख लिया, प्रॉब्लम बस यहाँ से शुरू हुई। अगर अपने आप को ऑब्जर्व करें, अगर हम किसी एक पार्टी में जाते हैं तो इतना सारा आइटम हमने ले लिया, थोड़ा सा हम वो आइसक्रीम भी खा लिया हमने, ठीक है, तो क्या होता है कि मैं खुद अपने आप को देखता हूँ कि पेट कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है, 4-6 दिन गड़बड़ रहता है। उसका सिम्टम ये आता है कि दूसरे दिन कहीं ना कहीं सुस्ती रहती है, ठीक है, पेट में भले ही एसिडिटी ना हो, लेकिन एसिडिटी टाइप का कुछ तो होता है पेट के अंदर। अगर हम उसको देखना चाहें, अगर एक दावत में हम खा लेते हैं और हमने ध्यान नहीं दिया कि हमने मिक्स सारी चीजें खा ली, अगर हम सुबह रात को हमने खाया, सुबह अगर हम पानी पी के वॉमिट कर दें तो देखना उसमें कई चीजें निकलेंगी, पचेंगी नहीं। पचती क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि वो चीजें खराब थी, चीजें कोई खराब नहीं है। भिंडी की सब्जी भी हमारे लिए अच्छी है, काशी फल भी हमारे लिए अच्छा है, आलू भी अच्छा है, लेकिन अगर हम उसको मिक्स करके खा लेंगे तो हमें प्रॉब्लम देने लगेगी। तो हमें इस चीज पे बड़ा ध्यान देना है। सबसे बढ़िया जो डाइट है, डाइट पे बड़ी भ्रांतियां होती है हमारे यहाँ कि हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमने जो भी कुछ खाया है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जैसे मैंने भिंडी खाई आज, तो मुझे कहीं गैस तो नहीं बनी, या मुझे कहीं सुस्ती तो नहीं आई, या मुझे पेट में कोई दिक्कत हुई, सुबह मुझे कोई परेशानी हुई। तो अगर भिंडी मुझे प्रॉब्लम दे रही है तो मुझे छोड़ देनी चाहिए, बाकी मुझे खूब खानी चाहिए। ऐसी आलू भी खूब खाना चाहिए, हर चीज खानी चाहिए, सारी सब्जियां खानी चाहिए। अब हम लौकी तोरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी सब्जियों को सोचते हैं कि ये तो बेकार है। कुछ भी बेकार नहीं, जो भी प्रकृति दे रही है वो सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बस हमें ध्यान क्या रखना चाहिए कि लोकल सब्जियां कौन सी है हमारी, लोकल फ्रूट कौन से है हमारे, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए बस। अब यहाँ की जो सब्जियां हैं मेरे आसपास हो रही हैं, उनको मुझे बहुत खाना चाहिए, खूब खाना चाहिए। यहाँ पर जैसे कश्मीर में सेब होता है, ऑस्ट्रेलिया से सेब आता है बढ़िया वाला, अगर मेरे यहाँ बेर का सीजन है, अगर मैंने बेर खा लिया तो वो हो सकता है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया से सेब जो आया था वो मुझे इतना फायदा ना दे जितना एक बेर खाने से मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। मुझे विटामिन मिल गई, सब कुछ हो गया। मेरे खेतों में आलू होता है, मेरे एरिया में आलू होता है, तो मुझे वो आलू ज्यादा खाना चाहिए बजाय इसके कि कहीं बाहर की चीज, विदेशों की चीज को या दूसरे क्लाइमेट में बनी हुई चीजों को हम यहाँ पे खाएं, वो नुकसान ही देगी हमें। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसमें अपने यहाँ पर जो भी सब्जी हो रही है, जैसे तोरई हुई या लौकी हुई, तो अभी जो हमारे क्लाइमेट में यहाँ हो रही है वो हमें ज्यादा फायदा देगी बजाय इसके कि तोरई का सीजन नहीं है और दूसरी जगह से आ रही है। जैसे मैं यूपी में रह रहा हूँ, तो महाराष्ट्र की सब्जी मैं यहाँ पे खाऊं तो वो मुझे ज्यादा फायदा नहीं देगी। टेस्ट अच्छा हो सकता है, उसका स्टैंडर्ड हमारा अच्छा हो सकता है। तो इसलिए हमें अपनी लोकल सब्जियों की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, लोकल फ्रूट की तरफ ज्यादा जाना चाहिए।
सीजन का फल होता है, उसी सीजन में निकलता है, उसी क्लाइमेट में, और उसी क्लाइमेट से लड़के वो बनता है। जैसे सर्दियां हो रही हैं, सर्दियों में अगर कहीं बेर आ रहे हैं तो वो सर्दियों को मतलब सर्दी को झेलते हुए वो बाहर बेर उग रहे हैं उसमें, ठीक है। अब मैं भी उसी क्लाइमेट में रह रहा हूँ, मैं भी सर्दी में उसी में रह रहा हूँ, मैंने वो बेर खाया क्योंकि उसने वो सर्दी से निकल के आया बाहर, तो वो हमारे लिए मेडिसिन हो गई है, बेर नहीं है, वो हमारे लिए मेडिसिन। ऐसे हमारे मसाले होते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजों में, जैसे एक भ्रांति और है, मसाले से ध्यान आया कि हमें लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए। कोई कहता है मुझे हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए, कई लोग बिल्कुल मिर्च को बंद करते हैं। जिनको पित्त की परेशानी है उनको मिर्च नहीं खानी चाहिए। बाकी अगर मैं लाल मिर्च छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि 10, 20, 50 साल में मुझे कुछ न कुछ जॉइंट वाली, जो वायु दोष कहते हैं, जो रिमोटर टाइप की, इस तरह की बीमारियां लग जाएंगी। जो हमारी लाल मिर्च है वो भी औषधि है, हरी मिर्ची भी औषधि है, जीरा भी औषधि है, और अपनी हर चीज औषधि है। तो हमें ये चीजों को खाली मिल करके बात करके तब छोड़ना चाहिए। मैं बहुत बड़ा डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन डाइट में बस मुझे एक चीज सबसे ज्यादा ये पसंद है कि जो हमारी लोकल चीज है वो हमें खानी है। नंबर 1 बात ध्यान रखनी है, हर चीज मिक्स करके नहीं खानी है। हमें फ्रूट में और सब्जियों में, ये सभी आप तो, आपका प्लेटफॉर्म तो इतना अच्छा है पतंजलि का, तो वहां सारी ये जानकारी है पहले से कि हमें फ्रूट और सब्जियां एक साथ नहीं खानी, फ्रूट रोटी एक साथ नहीं खानी। कारण क्या है उसमें कि सब्जी और फ्रूट में हमें इसलिए नहीं खाने चाहिए क्योंकि दोनों ही हेल्दी हैं, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया तो वो नुकसान इसलिए दे रहे हैं कि फ्रूट है वो विदिन 5 मिनट फर्मेंट होना शुरू हो जाती है। जब फर्मेंटेशन होगा तो वो पेट में वो वाला पार्ट है जल्दी से पचना शुरू हो जाएगा। अब इसी में हमने सब्जी खा ली ऊपर से या रोटियां खा ली हमने, तो वो रोटियां वो पची नहीं, उनमें पचने में 2 घंटा 3 घंटा लगे, किसी सब्जी को 6 घंटे भी लगते हैं पचने में। तो वो हमने खा ली, वो पेट में नीचे पहले जमी रहेगी। जो फर्मेंट पार्ट हो गया वो ऊपर रहेगा, ज्यादा देर फर्मेंट रहेगा तो वो एसिड बनना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं pH हाई हो गया हमारा, तो एसिड बनना शुरू हो जाएगा, डकारें भी आएंगी हमें, और यहीं से वो कहीं ना कहीं हमारे पेट की जो अंदर की दीवार है उसको डैमेज करना शुरू कर देगी। अगर ये प्रोसेस ज्यादा दिन चला तो एक दिन में हो सकता है नहीं, तो वो उसको डैमेज कर देगा। तो इसलिए हमें फ्रूट और इनमें ध्यान रखना है सारी चीजों में कि फ्रूट खाली पेट ही लेनी है। कई बार होता है कि फ्रूट कौन सा खाली पेट लेना है कौन सा बाद में, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। और दूसरा सब्जियां, मतलब हमें सब्जियां जो भी खानी है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आज सुबह हमने सब्जी बनाई है हमारे घर में, तो हमें दाल से खाना नहीं खाना है, हमें केवल सब्जी से खाना है, और सब्जी खूब खानी है। अगर दाल बनी है तो उस टाइम हमें दाल खानी है, हमें उसके साथ लौकी नहीं खानी। खाया तो सभी करते हैं, लेकिन मिक्स चीजें नहीं खानी है, मिक्स चीजों को हटा दें। जैसे खाना खाया है या दूध पी रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर कर दीजिए। दाल सब्जी खानी है तो सुबह सब्जी खाई, दोपहर में दाल खाई, शाम को कोई और चीज है। इस तरह का हमें ध्यान रखना है। और जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें जल्दी पच जाती हैं, बजाय जो लोग कम शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत भले ही ज्यादा करते हैं, तो उनको भी इस चीज की डाइट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मैं बड़ा उससे पूछता हूँ कि किस एरिया में रहते हो, क्या करते हो, इस तरीके से, फिर उसको उसी हिसाब से मैं गाइड करता हूँ। वो भी टाइम काफी हो गया है तो टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। मैं अभी इसको यही पूरा अपनी तरफ से खत्म करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो नींबू वाली जो बात आप बता रहे थे, एक एक करके एक सभी लोग ये हमने पहले भी जानकारी थी कि एक एक करके अपना हाथ इसमें उसमें भी किया जा सकता है, तो हाथ रेस कर दे जिससे एक एक करके हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। और बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर मनोज जी ने, उनका व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि शायद हमारे मिसकंसेप्शन, गलतफहमी है, उसके बारे में भी उन्होंने अपने अनुभव से बताया हमें। तो देवेंद्र जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं, पहले देवेंद्र जी पूछ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो वो आप नींबू वाली बात बता रहे थे और वो अधूरी रह गई, वो नींबू वाला पानी सुबह पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अगर
आपको नींबू सुबह पीने से, अगर आपका अपने पेट को ऑब्जर्व कीजिए, किसी को कुछ भी ऑब्जर्व मत करिए, पहले ये देखिए कि नींबू पानी, हमें एसिडिटी तो नहीं है कहीं, नींबू पानी पीने से हमें बाद में एसिडिटी तो नहीं रहती है दिन में, या पेट, जरूरी नहीं है कि एसिडिटी रहे, गैस भी बन सकती है, या फिर कोई जॉइंट हमारा दर्द तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी एज भी बहुत है। तो अगर दिक्कत नहीं है कुछ भी, तो खूब नींबू पानी पीजिए, खूब शहद में मिला मिला के पीजिए। कई बार गलती कर देते हैं लोग कि वो मेरा वेट लॉस करने के चक्कर में, वेट लॉस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले हमें ये देखोगे डाइट हमें कौन सी देनी। तो नींबू से अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो बिल्कुल बिल्कुल पीना चाहिए। अगर कहीं एसिडिटी हो रही है तो फिर नींबू छोड़ देना चाहिए। मैं खुद इसका हूँ एग्जाम्पल, मुझे थोड़ा नींबू पहले में लेता था, लेकिन बाद में मुझे किसी कारण मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई एसिडिटी, तो मैंने नींबू छोड़ दिया, अब फिर शुरू कर दिया मैंने, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर जी। सरोज जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिए। जी, धन्यवाद दीपशिखा जी का, जिनके माध्यम से हम आपसे मिले और बहुत अच्छा योगासन कराए उन्होंने, आपसे मिलवाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं कि एक जो हम सिकाई करते हैं, कब हमें ठंडी सिकाई करनी चाहिए और कब हमें गर्म सिकाई करनी चाहिए, अगर हमें दर्द है तो कब। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब हमें सोते हुए पैर को सीधा करते हैं तो क्रैम्प आ जाते हैं कई बार, तो किस वजह से आते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, क्रैम्प वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर पहले दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको। होता क्या है कि हमारी बॉडी कभी कभी ओवरलोड हो जाती है। एक कारण इसमें ये, जैसे मैंने बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ ली या मैं कहीं वॉक कराया, मसल्स थक गई मेरी, तो मुझे क्रैम्प आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि मेरी जो पिंडली के मसल्स हैं उन्हीं में क्रैम्प आए। क्रैम्प ज्यादातर, मतलब हम क्रैम्प का ज्यादातर यही आती है रात को, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यहीं से आए, ये कमर से भी आ सकते हैं, ये गर्दन से भी आ सकते हैं। एक कारण इसमें ये है, हम ज्यादा ओवरलोड हो जाते हैं, ज्यादा थक जाते हैं। दूसरा, कुछ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि साल्ट की कमी से भी आने लगते हैं और साल्ट की अधिकता से भी आ जाते हैं, कई बार ये होता है। या फिर कुछ हमारी किडनी में, किडनी की फंक्शनिंग है, मतलब किडनी कह रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि किसी को क्रैम्प आ रहा है तो हमारी किडनी खराब हो रही है, ऐसा नहीं। कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है उसके, तो जैसे फिल्टर नहीं कर पाए, कुछ नॉक्सियस सब्सटेंस रह गए हमारे उसमें ब्लड में, तो वो थोड़ा सा वो उससे भी क्रैम्प आने लगते हैं। तो अगर हमारा क्रैम्प ठीक हो रहा है इजीली अगर ठीक हो रहा है, और जैसे कभी कभार आ जाता है, कोई बात नहीं, उसमें हम एक्सरसाइज वगैरह से ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर रेगुलर क्रैम्प आ रहे हैं तो हमें सीधा अपने फिजिशियन से थोड़ा संपर्क करना चाहिए। उसमें क्या होता है, कई बार थायराइड वाले मरीज को भी क्रैम्प आने लगती है, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा डॉक्टर से, जैसे थोड़े बहुत आए, जैसे हमने चले कहीं गए इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो रेगुलर क्रैम्प आ रहे हैं तो फिर हमें किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कमी आ रही है। तो जैसे दवाई नहीं खानी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे यहाँ उन्होंने सीधा मेडिसिन लिख दी, पेन किलर, ये उससे तो क्रैम्प आएंगे ही नहीं। लेकिन मुझे वो इंडिकेटर खराब नहीं करना है, इंडिकेटर तोड़ के नहीं फेंकना है। मेरी गाड़ी किधर मुड़ रही है मुझे ऑब्जर्व करना है, तो उसको सीधी लाइन पे लाने के लिए वो सही है या गलत है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए फिर, और उससे ये देखना चाहिए कि साल्ट की कमी है या क्या है। थोड़ी ब्लड जांच होती है उनसे। कई बार हार्ट की प्रॉब्लम से भी क्रैम्प आते हैं। हार्ट से एक मुझे थोड़ी सी, मैं आपके क्वेश्चन से हटके एक जानकारी दे दूं, भूल जाऊंगा फिर मैं, कि अगर किसी की सांस चलने से ज्यादा फूलती है या कोई भी काम किया हमने थोड़ा सा, अगर सांस फूल रही है तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट अटैक की ये शुरुआत यहाँ से होती है। तो इसलिए कृपया जो ओल्ड एज में ही नहीं, यंग एज वाले भी, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और फूल रही है तो एक बार अपना हार्ट वाले डॉक्टर से जरूर मिले। और दूसरा, किसी को अगर ये दिक्कत हो तो ये हमारा जो हाथ है ना, इसकी ये इंडेक्स फिंगर है, इसका ये वाला पॉइंट है, अब ये जो डिजिट है, जो फर्स्ट वाला
हथेली के बाद जो फर्स्ट वाला है, इसके मिडिल में बिल्कुल, इसको हमें रोज प्रेस करना चाहिए ऐसे डेली। ये मैं एक्यूप्रेशर बता रहा हूँ आपको, डेली प्रेस करना चाहिए दोनों हाथों में। जो मेल है उनको लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेस करना चाहिए, फीमेल को राइट साइड ज्यादा प्रेस करना चाहिए, लेकिन करना दोनों ही हाथों के है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो और हमने अगर ये पैन बहुत अच्छी तरह प्रेस कर दिए, अगर हमारे पास कोई पेन है, पेन हमने डाल दिया उसके बीच में, या कुछ भी हो एक्सपायर, हमने नाखून से काट दिया, उससे खून निकल गया, ब्लड निकल गया, तो उसको अटैक नहीं है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन कौन सा था आपका? मेरा था, जब हम सिकाई करते हैं, कहा जाता है कि आपके पैर में दर्द है, अभी आपने बताया घुटने में दर्द है तो आपको सिकाई करनी चाहिए, लेकिन सिकाई करें और कब गर्म करें? कहते हैं बर्फ से सिकाई करो, ठंडी सिकाई करो, या गर्म पानी करके करो, तो दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि कब ठंडी करें और कब गर्म करें। जी, हमेशा एक चीज ध्यान रखें सभी, अगर किसी को चोट लगी है तुरंत, तो हमें गर्म सिकाई नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि हम गए, बाइक से गिर गए या कहीं से गिर गए और दर्द हुआ कमर में, हमने सिकाई कर ली, उस टाइम हमने गर्म सिकाई की, हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन वही स्वेलिंग बढ़ जाती है और मालूम पड़ता है कि दूसरे दिन हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, या जो होनी नहीं थी उतनी स्वेलिंग उतनी ज्यादा बढ़ गई। तो हमेशा एक्यूट इंजरी है या कहीं चोट लगी है तो उसमें हमें गर्म सिकाई नहीं करनी है, हमें ठंडी सिकाई करेंगे उस पर तो आराम मिलेगा, या नहीं भी ठंडी करेंगे तो ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें कोई ऐसी परेशानी है जैसे गठिया होती है, उसमें एक होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए जिसे बोलते हैं, गठिया बाय। एक तो गठिया हो गई जो आज मैं थोड़ा सा बता रहा था गठिया, एक होती है गठिया बाय। तो गठिया बाय होती है, उसमें हमें वैसे तो यह है कि जिस जॉइंट में पेन हो रहा है उस पर हाथ रख के देखिए, अगर गर्म लग रहा है आपको कि वो गर्म रहता है तो फिर हमें गर्म सिकाई नहीं करनी। रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, जॉइंट में जो दर्द रहता है, इन लोगों को गर्म सिकाई नहीं करनी है। पहले थोड़ा सा ज्यादा समय हो जाता है एडवांस लेवल पे, फिर तो मैं भी करता हूँ, लेकिन शुरुआती है कि उस पर हमें फिर गर्म सिकाई नहीं करनी है। लेकिन इसमें हमें ठंडी भी नहीं कर देनी चाहिए। ठंडी का सिर्फ एक ही फंडा है हमारा कि जहां भी एक्यूट इंजरी हुई, जहां भी हमें चोट लगी है, जहां से भी हमें लगा है कि ये ज्यादा चोट लग गई है, या कि जैसे क्रिकेटर्स होते हैं बॉल बच्चों की लग जाती है, कहीं भी लग जाती है, तो वहां इस तरह की जगह पर हमें ठंडी सिकाई करनी है, गर्म सिकाई नहीं। बिल्कुल मतलब हुआ कि तुरंत चोट पर हमें ठंडी सिकाई करनी है, में रिलीफ के लिए। और ब्लड निकलना है या ब्लड जैसी कोई कंडीशन है तो ठंडी सिकाई करें, गर्म नहीं करें कृपया। तुरंत रिलीफ के लिए ठंडी सिकाई, और उसको ठीक करने के लिए लंबे टाइम में गर्म सिकाई। ये हुआ वो बहुत दिनों बाद, जैसे चोट लगी है अब वो ठीक हो गई, बिल्कुल हील हो गई, उसके बाद फिर गर्म सिकाई कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जी जीवन जी चलिए। जी जी, तो आपने बोला कि एक तरह का भोजन एक टाइम पे करना चाहिए, तो आइडियली दाल चावल जो हम मिक्स करके खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए, या दाल है तो दाल, चावल है तो चावल, जो आइडियल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली तो नहीं? दाल चावल हमें खानी चाहिए मिक्स करके। दूसरा जो सैलेड हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्टर साहब, सॉरी, जो सैलेड यूज़ करते हैं खाने के साथ करें या उससे पहले कर लें, वो थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। सलाद खाने के साथ नहीं खाएं, उससे पहले 1 घंटे पहले खा लें या बाद में खा लें। जब साथ में खाते हैं तो सलाद में भी हम फिर ऐसे ही नहीं है कि अकेला हम कुकुम्बर ले रहे हैं, अकेले खीरे से ही खा रहे हो। आजकल तो सलाद में भी बड़ा फैशन आ गया है कि उसमें फ्रूट्स की कुछ स्लाइस डाल देते हैं, बहुत गलत है। जैसे सलाद भी कोशिश करें कि जैसे आज हमने कुकुम्बर खाया तो कुकुम्बर ही खाएंगे, हम केवल मूली खाई तो हमें केवल मूली खानी है, ठीक है। एक तरह का लेना चाहिए हमें। गाजर खानी है तो गाजर ही खानी है हमें, वो भी मिक्स मत करिए। ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम नेचुरली ही हम बिल्कुल अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी श्री विजय गुप्ता जी। जय श्री राम जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं भी आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 2-3 बातें मुझे पूछनी है।
बहुत सारे लोग ऐसे उनके टेलीफोन आते हैं कि डॉक्टर साहब घुटने बेकार हो गए बिल्कुल और ऑपरेशन करा लें, तो उनको कैसे समझाएं कि भाई ऑपरेशन कराने से ठीक नहीं होने वाला। और दूसरे जिनके ऑपरेशन हो गए हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए और कुछ लोग ऐसे हैं अब भी परेशान है, अच्छे हम तो घुटने का ऑपरेशन करा लिए, इससे तो ना कराते हो अच्छे। ये दो स्थिति है बड़ी विचित्र सी, इनके बारे में कुछ बताएं। मेरे तो सर इतने मतलब आयुर्वेद डॉक्टर है तो मुझे ज्यादा डाइट पे ज्यादा बात नहीं करनी थी लेकिन सर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि घुटने हमारे ऑपरेशन कराना बुरी बात नहीं, लेकिन कब कराने चाहिए जो बिल्कुल जो दोनों पार्ट हैं जो हमारे घुटने के, जो हमारी फीमर बोन थी और जो टीबिया थी वो बिल्कुल मिल जाए तभी कराना चाहिए। अगर उनका एक कंपार्टमेंट जैसे ऐसे होते हैं वो, अगर एक कंपार्टमेंट में गैप है, ये वाला इस तरह गैप है तो एक मिला हुआ है तो नहीं कराना चाहिए ऑपरेशन, उसको तो हम फिजियोथेरेपी से ठीक कर लेते हैं, एक्यूपंक्चर से ठीक कर लेते हैं। जहां घुटने की बात है, जैसे सर ने अभी कहा कि कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ है वो ठीक नहीं हुए, उसके दो कारण रहते हैं। एक तो जो ऑपरेशन हमने जो किया वो मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं कराई, पहले तैयारी नहीं कर मांसपेशियों की, तो उस टाइम हमने वो ऑपरेशन कर दिया, हमने तो कमजोरी रहती है पैरों में। उस टाइम अच्छा है कि ठीक लगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो जाते हैं। या फिर बहुत से लोग क्या है कि ऑपरेशन तो कराए बहुत अच्छे डॉक्टर से, नामी ग्रामी डॉक्टर से हमने ऑपरेशन करा लिया, हमने 7-8 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उसके बाद में जो फिजियोथेरेपी प्रॉपर चलनी थी उसको एक्सरसाइज समझ करके कि खाली एक एक्सरसाइज है और ये तो हम अपने आप ही कर लेंगे, तो खुद कर रहे हैं, घर वालों से करा रहे हैं, तो फिर वहां पर ऑपरेशन फेल हो जाता है। बाकी अगर किसी को ऑपरेशन अच्छा हुआ है तो वो कोई फेल नहीं होता है। बहुत अच्छे ऑपरेशन आजकल तो अच्छी टेक्निक आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। मनबीर नेगी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हम आजकल में दवाई इतनी पड़ती है सब्जियों में, फलों में, तो इसके कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए सर, ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल सा, लेकिन इससे बचने का हमारे पास एक ही तरीका है। जो दवाई डाल रहा है ना उसे हम रोक नहीं सकते। प्रैक्टिकली ये है कि मेरे खेत में मैंने आज आलू किए, मैंने लौकी की, मैं उसे जैविक तरीके से कर रहा हूँ, और आपने अपने खेत में किए दवाई से। हम दोनों मंडी में गए, आप अपनी सब्जियों को 10 रुपए किलो में बेच रहे हैं, मैं कहूँगी मेरी जैविक है क्योंकि मेरी महंगी पड़ेगी जैविक है, तो मैं 20 रुपए में ले रहा हूँ तो कोई नहीं लेगा, तो मैं भी उसमें छिड़काव शुरू कर दूंगा, मैं भी कल से 10 रुपए किलो बेचना शुरू कर दूंगा। ठीक है, इससे बचने का एक ही तरीका है बढ़िया, कि हमें अपनी योगा करना है, प्राणायाम करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, ऐसी चीजें खानी है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। बाकी आप जो फ्रूट खा रहे हैं या सब्जी जो भी खा रहे हैं, भूल जाइए कि ये बड़ा अच्छा है, लेकिन हम डाइट अपने शरीर को दे रहे हैं, हम जो भी दे रहे हैं वो हमारे लिए बढ़िया उस टाइम का भोजन है, जो भी है। भाग्य से हमें अगर कुछ मिलता है तो मिलता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, अपनी डेली प्राणायाम करते हैं तो हो जाएगा सही। क्योंकि हमारे शंकर भगवान है, उन्होंने तो जहर निकला हुआ पी लिया था अपने गले में लगा लिया, तो हम तो थोड़ी थोड़ी सब्जी खा रहे हैं, तो हमें हमारे अंदर भी वही शक्ति है। हम भी शंकर हैं, हम भी विष्णु भगवान है, हम भी ब्रह्मा जी हैं खुद। तो इतना भरोसा करके और जो काम अच्छे हैं वो हमें करने चाहिए, बाकी कुछ नहीं कर सकते। रेखा जी, डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहा, थोड़ा एंगल ठीक करें, चेहरा नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब का। नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है, आप अपनी सेटिंग ठीक करिए। ठीक आ रहा है। रेखा जी। हाँ, डॉक्टर आपने पहले हनी के बारे में क्या, शहद के बारे में क्या कहा? शहद एक बहुत अच्छी डाइट है, हाँ। हमारी मांसपेशियों को बहुत मजबूत करती है। अच्छी। सर आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो वो तो ज्यादा अच्छा जानते हैं इसके बारे में। शहद हमारी को बहुत मजबूती देती है, हमें शहद लेते हैं, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें डायबिटीज तो नहीं। कई बार क्या होता है कि डायबिटीज वाले शहद ले लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। हाँ, फिर और दूसरा, अगर शहद से हमें, जैसे कई बार क्या होता है कि शहद तो मैं लेके आया
अच्छा वाला लाया, अच्छा वाला शहद लाया 500 की, लेकिन उसमें कुछ मिलावट थी जिसने मुझे नुकसान दे दिया। तो अब ये वाला शहद अच्छा नहीं है। अगर उससे शहद से खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हमें शहद चेंज कर देना चाहिए, किसी भरोसे वाले आदमी से लेना चाहिए। अच्छा। मैं 300 रुपये किलो वाला ले रहा था, एक बंदा आया, वो मुझे कह रहा मैं 100 रुपए किलो दूंगा, मुझे भरोसा ही नहीं हो, बिल्कुल भरोसा नहीं हो। उसने कैसे भी कॉन्टेक्ट हुआ उसका बाद में, तो मेरी पत्नी ने वो शहद ले लिया, तो मालूम पड़ा कि वो 100 रुपए वाला जो शहद था ना, वो असली शहद था। वो जो मैं 300 रुपए किलो वाला ला रहा हूँ वो सही नहीं था, उसमें कुछ मिलावट थी। तो शहद कैसी लेनी चाहिए? शहद को कैसे, कैसा, पानी में से या कैसा? पानी में मिला के भी ले सकते हैं आप, डायरेक्ट भी आप सकते हैं शहद को, डायरेक्ट भी ले सकते हैं शहद तो कैसे भी। हाँ, स्पून से। हाँ हाँ। आयुर्वेद डॉक्टर हैं, अच्छा बताएंगे। हाँ, और जिसको प्री डायबिटिक वगैरह है तो वो भी शहद लिए तो चलता है ना? अगर डायबिटीज बढ़ नहीं रही है तो ले सकते हैं, बाकी अगर डायबिटीज थोड़ी सी भी बढ़ रही है तो फिर नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं, प्री डायबिटिक है तो ले सकते हैं, उस टाइम बढ़ नहीं रही है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। जैसे तो गुड़ भी खा सकते हैं, चीनी भी खा सकते हैं, लेकिन हमारी डायबिटीज का भी जो डायबिटीज प्रॉब्लम होती है वो पेंक्रियाज की प्रॉब्लम है, गुड़ में और शहद में प्रॉब्लम थोड़ी है। तो मैं अपने कुछ ऐसा करना चाहिए, मैं एक्यूपंक्चर में तो करता हूँ, तो पेंक्रियाज वाले पॉइंट लगाता हूँ, उससे डायबिटीज काफी कम हो जाती है, पेंक्रियाज एक्टिव हो जाता है। हाँ 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 हाँ। तो नहीं बढ़ रही है तब तक शहद गुड़ खा सकते हैं। हाँ हाँ। और हमारे हस्बैंड को खांसी है, तो खांसी में कैसा डायरेक्ट स्पून से लेना चाहिए ना? अब उसके लिए तो आयुर्वेद डॉक्टर ज्यादा अच्छा बताएंगे। हाँ, लेकिन शहद में और अदरक मिला के उसे चाटने से खांसी जल्दी ठीक होती है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा अच्छा। क्या क्या शहद? और ये अब रेखा जी, अब एक विषय को आपने प्रश्न हो गया। अच्छा अच्छा। और शहद और क्या मिलाना चाहिए? जो कि हमें फिर डॉक्टर के पास उनसे पूछनी चाहिए। हम लोग अब समय हो गया, आज बहुत अच्छा सत्र रहा, और डॉक्टर मनोज जी के व्यवहार थ्योरेटिकल लोग कहते हैं पूरा जीवन। सब लोग म्यूट कर लें कृपया, रेखा जी म्यूट कर लें, तो उसका लाभ हमको अवश्य मिलेगा। मनोज जी हमारे, डॉक्टर मनोज जी हमारे साथ जुड़ते भी रहे हैं, पहले भी जुड़ते रहे हैं, और हम आगे भी इनकी योग्यता और अनुभव का अवश्य लाभ उठाएंगे। विशेष रूप से मैं देख रहा था कि आप एक्यूपंक्चर के भी विशेषज्ञ हैं, तो एक्यूपंक्चर के विशेषज्ञ तो बहुत कम लोग हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक्यूपंक्चर के बारे में भी आपसे, आपके अनुभवों का लाभ हम लोग उठा सकें। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, और दीप जी धन्यवाद दें, दीप शिखा जी जिन्होंने इन्हें जोड़ा भी था, सबसे सक्रिय इस समूह की कहना चाहिए कि सदस्य हैं। दीप शिखा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर मनोज सर का कि उन्होंने समय दिया, और अनिल सर और सरोज मैम के माध्यम से हम सब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से और इतना ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। ये आप ही दोनों के प्रयास हैं कि संडे की क्लास इतनी सफल हो रही है। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहे, और मनोज सर से निवेदन है कि आगे भी वो अपना समय दें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, थैंक यू, मुझे आने का मौका दिया और अच्छी तरह सुना। जी शुक्रिया। हम तो मनोज जी को तो इसका अंग ही मानते हैं, उनको हम गेस्ट नहीं मान रहे हैं, वो तो हमारे इस समूह के ही सम्मानित सदस्य हैं। बहुत शुक्रिया। दीप जी कहें, जीवन जी भी दिखाई दे रहे, जीवन जी कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है कि जीवन जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब को, बहुत अच्छा लगा, और बहुत डिटेल में, बहुत आराम से सर ने सेशन को लिया है, और डेफिनेटली हम लोगों के लिए लाभदायक होना चाहिए, सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। जी जी शुक्रिया। कैसे हम लोगों का चल रहा है उसके लिए तो सभी को पता है, सामने दिख रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू जी। अब आप सलाद अलग से खाएंगे, और सलाद में कोई खास चीज खाएंगे आज, डॉक्टर साहब ने बताया। बिल्कुल। चलिए, तो अभी हम समाप्ति की तरफ चलते हैं। आज तो डॉक्टर साहब ने बर्गर भी खिला दिया सबको सुबह कि बर्गर को कैसे खाना चाहिए, इतने अच्छे उदाहरण के साथ सब लोगों को समझाया। बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे साथी कहते हैं, एक बार
हम अनम्यूट करके तालियों के साथ डॉक्टर साहब मनोज जी को धन्यवाद देंगे। समय के लिए क्या म्यूट कर ले। मैं दीप पंत जी से कहूंगा कि औपचारिक धन्यवाद भी दें और शांति पाठ भी करें। थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत आपने इंफॉर्मेशन दी। जो वास्तव में आज तक हमने बहुत सारी चीजें, कुछ हम लोगों के भी मिथ थे, तो आपने अच्छा बताया कि जो जिसको पसंद है, जिसको खाने में अच्छा लगता है तो वो खाइए, और जो अच्छा नहीं लगता है, जिससे दिक्कत होती है वो ना खाएं। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सेशन की समाप्ति से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। गहरा लंबा सांस भरें। हाँ, 1 मिनट। वो जो सैलेड और कुकुम्बर है समझे, तो उसके साथ थोड़ा गाजर और बीटरूट खाए तो बाद में चलता है। रेखा जी, बाद में बात करते हैं। आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेरी। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांति का अनुभव करें और अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने चेहरे और मुखमंडल पर लगाएं। सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, हम आपसे स्पेशली भी इन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, तो कभी मौका दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।